बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़रा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। खासी ठिठुरती हुई सी सुबह है लाहौर की, और ये उन चंद दिनों में से है जब हमजा मैंने फ़ोन ऑन किया और सुबह टेम्परेचर देखा तो इस्लामाबाद का टेम्परेचर लाहौर के टेम्परेचर से खासा बेहतर था, यानी वहाँ सर्दी कम थी। वहाँ सर्दी कम थी और यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है और धुंध है। कराची के हवाले से जिस तरह हमने कल आपको बताया था कि कराची में भी जो सर्दी है वो 7 साल रिकॉर्ड तोड़ सकती है, तो आप लोग अपना सर्दी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और सर्दी में ना आप देखें फ़रा उठने का दिल ही नहीं कर रहा होता, और ये मेरा ख्याल है किसी का भी नहीं कर रहा होता, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, जितने लोग देख रहे हैं उनकी भी यही हालत होती होगी। वो भी इस वक्त मेरा ख्याल है कि लिहाफ में थोड़ा थोड़ा सा ही मुँह निकाल के देख रहे होंगे, अंदर भी देख रहे होंगे, बाहर भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे उठा जाए ना उठा जाए, 10 मिनट और ही जो है वो ज़रा गुजार लिए जाएँ। अच्छा, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना कि जिसमें हम अपनी ज़िंदगी की, ठीक है ये एक ऐसा मुश्किल है, मौसम सख्त है, लेकिन ये सबके लिए है और उसमें बहुत सारे लोग हम इंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमजा कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो बड़े दिलखराश होते हैं और उनका जिक्र करने का मकसद ये होता है कि कब जाके रुकने आइए। लाहौर में पिछले दिनों फिर एक वाक़या हुआ, और पिछले दिनों क्या मतलब कल ही उस बच्ची की जो है वो लाश मिली है, जिसको कि पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसको पहले कत्ल किया गया, फिर हवस का निशाना बनाया गया। बदतरीन बात यह है कि उसका चचाज़ाद कज़न जो कि उसी घर में साथ रहता था, हमसाया, वो मुलव्वस हैं दोनों। और ये अफसोसनाक बात यह है कि हम अक्सर चीज़ों पर नज़र नहीं डाल रहे होते, या फिर हम डालना चाह नहीं रहे होते, हम सोच नहीं रहे होते अपने इर्द गिर्द किन किन लोगों का ख्याल रखना है, अपने बच्चों को किन किन लोगों से महफूज रखना है। ये नहीं सोचना कि ये कहीं ऐसी जगह पे बच्चा जा रहा है जहाँ पर उसको कोई जानता नहीं है तो उसको ख़तरा है, जहाँ पर उसको जानने वाले मौजूद हो वहाँ पर भी बच्चे को ख़तरा है। और तो और एक और मैं वाक़या पढ़ रही थी कर अखबार में, और उसमें लिखा हुआ था कि कसूर यानी कसूर में एक वाक़या जो है रिपोर्ट हुआ, उसका मुलजिम जो है ननकाना साहब जाके जो है वो पकड़ा गया, और वो मुलजिम जो है जब उससे पकड़ा तो उसने इतराफ़ किया कि उसने तो और बहुत सारे बच्चों के साथ ये मामला जो है वो किया हुआ, वो हैबिचुअल ऑफेंडर था। और जब वो पहले पकड़ा गया था तो फिर उन्हीं लोगों ने जो ख़ानदान के लोग थे या बच्ची के या बच्चे के घर वाले थे, उन्होंने मुसालिहत कर ली थी। प्रेशर डालते हैं कि ये देखिए जी ख़ानदान का नाम जो है बर्बाद होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ख़ानदान के दीगर बच्चों के साथ भी वही हो सकता है जो उस बच्चे के साथ हुआ है। तो लिहाजा अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उन पर नज़र रखें, और बाकी लोग जो इर्द गिर्द हैं उन पर कड़ी नज़र रखें कि वो कैसे कामों में मुलव्वस हैं, कैसी सोच है उनकी, और उनके रवैये ज़रूर देखें। अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें। अपने बच्चों के सिर्फ माँ बाप और भाई बहन के अलावा अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें। हाँ, सींग नहीं होते उनके सर पे जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन ये कि आपको एतमाद नहीं करना किसी पे, अपने बच्चे की हिफाजत का खुद एहतमाम करना। सबसे पहले बात करेंगे मुल्की सियासत की, जहाँ हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे संभाले हुए हैं, वार किए जा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद PDM हुकूमत को घर भेजने के बुलंदोबाग दावों के साथ बनाया गया, मगर इत्तेहादी जमातों में तल्खियां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, बल्कि JUI तो खुद टूट फूट का शिकार हो गई। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मर्दान जलसे में शिरकत नहीं की थी, जिसका जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर लाड़काना जलसे में शिरकत ना करके दिया, लेकिन वहाँ पर वफ्द पहुँचा था, अब्दुल गफूर हैदरी साहब की सरबराही में वक्त पहुंचा था। अब ये वाकई कुछ खलिश है या मसरूफियत है, क्या है, ये भी खुल के आ जाएंगी ये बातें। मतलब ये बातें ऐसी हैं जो ज़्यादा छुपती नहीं है, इसलिए कि आइंदा आने वाले दिनों में सेनेट इलेक्शंस और ज़मीनी इंतखाबात, दो बड़े चैलेंजेस हैं जो कि PDM के सामने हैं, और ये चैलेंजेस से कैसे नबर्द आजमा होते हैं ये जरदारी साहब की टोन ने हमें बड़ी हद तक समझा तो दिया है, बता तो दिया है। इस हवाले से अगर हम बातचीत के लिए चलें तो हम चाहेंगे कि हम अपने सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब से भी बातचीत करें कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, सर फरमाइएगा कि आपने ये जो सारा मौजूदा सियासी माहौल है इसके हवाले से अगर हम आपसे जानना चाहें कि अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत को घर भेजने के दावों के साथ बनाया गया है, मगर इस वक्त खुद टूट फूट का शिकार हो गया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तसादम की तरफ हम जा रहे हैं जो कि नहीं जाना चाहिए। दोनों फरीक जो हैं वो बकटट दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च होगा या इस्तीफे होंगे या कोई भी चीज़ होगी
तो उससे जाहिर है कि एक तसादम की सूरत हाल पैदा हो, जिसमें सियासी फजा, माशी इस्तेहकाम, ये सारा कुछ मुतासर हो। बिल्कुल ठीक। सुहेल वड़ैच साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि वो फिर क्या मफाहमत की बात कर रहे हैं या फिर मियाँ नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की जो पॉलिसी है वो उनको पसंद नहीं आ रही है। बिलावल भुट्टो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी कुछ और ही करना चाह रहे हैं PDM का जो बकिया इत्तेहाद है उसके अलावा? मेरा ये ख्याल है कि इस्तीफों के बारे में ज़ाहिर है मुख्तलिफ राय रखते हैं जरदारी साहब भी या पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि उनका तजर्बा है कि 1985 में और 1983 के गैर जमाती इंतखाबात में इन्होंने हिस्सा नहीं दिया था और उसके उनको नताइज आज तक भुगतने पड़ रहे हैं। इन्हीं इंतखाबात में मियाँ नवाज शरीफ को जन्म दिया, इन्हीं इंतखाबात में 85 के गैर जमाती इंतखाबात में बहुत सारे ऐसे लोगों को ले आए जो कि नॉन पॉलिटिकल थे और बाद में पीपल्स पार्टी के लिए डिफिकल्टी पैदा की। तो इसलिए पीपल्स पार्टी सिस्टम से आउट नहीं हो सकता। वो चाहती है कि सिस्टम के अंदर स्टेक रखें और सिस्टम के अंदर से ही थ्रेट दें। वो नहीं चाहते कि सिस्टम से बाहर निकलें। ठीक है, तो आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान ने जो जलसे में शिरकत नहीं की, ये कितना अहम हो सकता है और ये कोई इशारा है क्या वाकई कोई ऐसी दरार जो है आइंदा आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रवैये की वजह से? क्या बिलावल और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी कोई ऐसा इख्तलाफ जो है वो पाया जा रहा है? इस बारे में क्या आप कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इख्तलाफात तो देखें, सब सियासी पार्टियां हैं, अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका रवैया भी अलग अलग है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो PDM के इज्तिमाई मकासद हैं उनसे कोई भी नाराज करेगा। सबने सोच समझ के इससे ताज़मी शमूलियत इख्तियार की है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इससे अलग होगा। बिल्कुल ठीक है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से कह दीजिएगा, क्या आप देख रहे हैं, क्या सेनेट इंतखाबात में सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए थे वैसा माहौल आप देख रहे हैं? और अगर खुफिया राय शुमारी नहीं होती है तो फ़ायदा किसको होगा? मेरा ख्याल है खुफिया राय शुमारी अगर नहीं होती तो सबको फ़ायदा होगा, बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। असूली तौर पर ये इससे जो एक सेनेट के अंदर जो खरीदो फरोख्त होती है वो रुक जाएगी, तो ये पॉजिटिव स्टेप होगा। ये अलग बात है कि कानून या आइन इसकी इजाज़त देता है या नहीं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ऑल इलेक्शंस विल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। तो अब क्या सेनेट का इलेक्शन उसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में या नहीं आता, ये देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। और आपके ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में सेनेट इलेक्शंस और ज़िमनी इंतखाबात जो हैं ये किस दर्जे अहम होंगे PDM के इत्तेहाद को बरकरार रहने या बरकरार और अपनी जो उनका एजेंडा है उस पर बरकरार रहने के लिए, कायम रहने के लिए? मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज ये तो इत्तेफाक हो सकता है कि हमें इस्तीफे उस वक्त तक नहीं देने चाहिए जब तक कि ये यकीनी ना हो कि अगले इलेक्शन आने वाले हैं। उससे पहले इस्तीफे दे के सिस्टम से आउट होने वाली बात मेरा ख्याल है आप उन्होंने रिव्यू कर लिया। बिल्कुल ठीक। सुहेल वड़ैच साहब, क्या हुकूमत ठीक तरीके से नबर्द आजमा है इस PDM इत्तेहाद से? वज़ीर आज़म साहब ने फिर कह दिया कि ताक कर वार किए जाएं, बाकायदा जवाब दिया जाए, वज़ीरों को फिर से ये मिशन दे दिया है। क्या इस वक्त अवाम एहतसाब के नारे को देखना चाह रहे हैं या फिर 2.5 साल गुजर गए, मज़ीद 2.5 साल रह गए, अब अवाम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत कुछ डिलीवर भी करे? अब एहतसाब से अवाम खुश नहीं हो रहे हैं उस नारे से? जी, मेरा ये ख्याल है कि डिलीवरी बड़ी इम्पोर्टेंट है। एहतसाब हो गया 2.5 साल 2 साल, अब डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए और हुकूमत को इसको रियलाइज करना चाहिए, नहीं तो हुकूमत शायद चलती रहे स्टेलमेट का शिकार हो जाए। हुकूमत को चाहिए कि डिलीवरी की तरफ जाए। अगर डिलीवरी की तरफ ना गए तो ऐसे लगेगा कि हुकूमत तो है लेकिन हुकूमत ना होने मुझे रखी हो। ठीक है वड़ैच साहब, जनवरी का एंड कितना अहम होगा? लॉन्ग मार्च या लॉन्ग मार्च की भी कल शेख रशीद बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हमने अभी ये भी तय नहीं किया कि हमने कैसे इनको वेलकम करना है, लेकिन वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इदारों के साथ जो टकराव है और उनके ऊपर जो मुसलसल इनका बयानिया है, ये उनके ऊपर जो इशारे करें उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप कैसे देखते हैं? लॉन्ग मार्च नज़र आता है आपको कि मुमकिन तौर पर कि लॉन्ग मार्च तो होगा, अलबत्ता उसकी टाइमिंग जो है वो कब फैसला करते हैं। ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च का मकसद तो ये है ना कि हुकूमत को पॉलिटिकल चैलेंज पुट किया जाए
और अभी ऐसा माहौल नहीं लगता कुछ अर्सा, कम से कम महीना डेढ़, जिसमें वो चैलेंज पुट किया जा सके। सर्दी है, वहाँ जाके बैठना, वहाँ जाके जमा करना मुश्किल है। तो जब जो ही कंडीसिव माहौल होगा, मेरा ख्याल है जरूर किया जाए। बिल्कुल ठीक है सुहेल बड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे, और वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च तो होगा, उसकी टाइमिंग्स क्या हैं वो देखने वाली होंगी कि क्या। और आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तीफों पे गालिबन उन्हें इख्तलाफ नजर आ रहा है। साल 2020 दुनिया भर के इंसानों पर अनमिट नकूश छोड़ते हुए हमें अलविदा कह रहा है। कल एक दोस्त की पोस्ट थी, उसने लिखा हुआ था कि साल 2020 को एक वर्ड में जो एक्सप्लेन करें तो मेरे दिमाग में हाइबरनेशन आई थी। अच्छा, क्या हम हाइबरनेट ही रहे हैं पूरे 2020? कैसा गुजरा वैसे आपका 2020 जो है? काफी सख्त गुजरा 2020, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया का बहुत सख्त गुजरा। हाँ, ये एक ऐसा साल है कि जो हम कहते हैं ना कि ऐसा साल जिंदगी में दोबारा ना आए। तो ये साल जो है इसने हमें हर तरह से आजमाया है, परेशानी से, खौफ से, भूख से, बीमारी से। सो हमने तमाम मुसीबतें इसमें झेली हैं। ये साल कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के लिए एक मुश्किल तरीन साल जो है वो साबित हुआ है। आलमी वबा ने दुनिया के मजबूत ममालिक की मईशत भी हिला के रख दी है। कारोबारी मौके महदूद होने से बहुत सारे लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। बच्चे जो हैं वो तालीमी निज़ाम दरम बरम होने की वजह से तालीम जो है वो उनका सिलसिला बड़ा बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। हाँ, जब इस ग्लोबल विलेज में ये आलमी वबा फूटी तो उसने दुनिया के कोने कोने में अपनी तबाही के असरात छोड़े। इन हालात में जो मुआश कमाने के हवाले से गैर रवायती तरीकों को इस्तेमाल करना जानते थे, उनको तो घरों से ही काम करने की वजह से ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई, लेकिन रवायती तरीकों पर इन्हिसार करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए। हाँ, तो अब ये है कि सवाल यही है कि हमने इस साल से क्या सीखा और इस साल को रुखसत करते हुए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने पल्ले बांधेंगे कि हम आइंदा आने वाले साल और सालों को जो अल्लाह ताला हमें नसीब करे ज़िंदगी में, तो हम उन्हें बेहतर बना सकें। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है बातचीत करेंगे। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम अली शाह साहब, फरमाइएगा। कोरोना अपने साथ मौशी और समाजी बहरान भी लाया है। हमने डिप्रेशन भी देखा है, हमने बहुत स्ट्रेस भी देखा है, एंग्जाइटी भी देखी है, हमने बहुत सा ऐसा देखा है मसला कि जहाँ पर लोग ये समझते हैं कि वो दे आर नो गुड, आपके अपने जो हैं वो आपके साथ नहीं रहे। तो क्या मशवरा देंगे आपको, वो कैसे कोप करें इन तमाम फीलिंग्स के साथ और कैसे आगे बढ़ें? बहुत बहुत शुक्रिया जी। 2021 मैं अल्लाह से बड़ी उम्मीद करता हूँ कि खैर का, उम्मीद का और कह लीजिए हर लिहाज से अपनी रहमतों का साल बन के आए। और वो सब लोग जो इस साल बड़े डिप्रेस रहे, उन्हें अल्लाह की इस हिकमत को समझना चाहिए कि इंसानों के पास, सारी इंसानियत, सारी दुनिया के पास ये बड़ा एक अच्छा मौका था अपनी ज़िंदगी पे गौर व खोज करने का और ये समझने का कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे हैं, आज हम कहाँ हैं, हमारा आने वाला वक्त क्या होगा, हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। हमें ये भी मापने का, जांचने का, परखने का मौका मिल गया कि क्या अहम है और क्या अहम नहीं है। हम कितनी एनर्जीज कई चीज़ों पे लगा रहे थे, उन चीज़ों पे नहीं लगानी थी, और हम अपने आप को रिन्यू भी कर सकते थे, एक नई ज़िंदगी नए अंदाज से भी जी सकते थे। सो सब नाउमीद लोग या जो कोई डिप्रेस है, मेरी उससे दरख्वास्त है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, वो अल्लाह के फजल और करम से नाउमीद ना हो। रब की रहमत अंधेरे से रोशनी पैदा करती है। दुनिया में कोई शाम ऐसी नहीं है जिस शाम के बाद रात आए और रात के बाद दिन ना आए, और रात जितनी तवील होती है, बड़ी गहरी हो जाती है, उसके बाद चानन होना होता है। ये चानन पे यकीन, अपने कल पे यकीन, अपने मुस्तकबिल पे यकीन, ये इंसान को पुर उम्मीद कर देता है। आपकी ज़ुबान ने कितने जायके पहले चखे, आपकी ज़ुबान ने कितने जायके चखने हैं, आपकी आंखों ने कितने नज़ारे देखे, कितने नज़ारे आपकी आंखों ने अभी देखने हैं, कितने नगमे आपके कानों ने सुने, अभी कितने नगमे सुनने हैं। और अगर कल गुजरा तो ये आज भी गुजर जाएगा और आप खैर से मुस्तकबिल की तरफ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है शाह साहब। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये बहुत ही फैशनेबल एक ट्रेंड है। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन से हम नए साल के मकासद के हुसूल में भी मदद हासिल कर सकते हैं? देखिए, दुनिया में अभी तक जो रिसर्च और किताबें और चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि 95% लोग जो नए साल की प्लानिंग करते हैं
फ़कत चंद दिनों के अंदर 15-20 दिन में वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। उसकी वजह ये है कि हम एकदम से ज़िंदगी को, मामलात को, मुस्तकबिल को बदलना चाहते हैं। एकदम से बदला नहीं जा सकता। जैसे जहाज़ रनवे पे भागता है, उसके बाद फ्लाई करता है। वो रनवे पे भागना, उड़ना तो नहीं होता, लेकिन उड़ने के लिए वो भागना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर आप ये मान जाते हैं कि आज हम एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं, वो कदम उठाने के बाद इस्तकामत रखते हुए, डिटर्मिनेशन के साथ, लगे रहने के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहें तो हमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि आज चला जा रहा है, कल को भागा भी जा सकता है। सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक फैशनेबल ट्रेंड तो है, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है। इस्तकामत के साथ अपने इरादों को पूरा करना और ख्वाबों तक पहुंचना, ये ज़्यादा बड़ा काम। अच्छा, मुझे लगता है कासिम अली शाह साहब, मुझे लगता है कि 2020 ने ना मुझे तो एक चीज़ सिखाई है कि अनलर्न द पास्ट एंड लर्न द फ्यूचर। कि आपने ये जो अनलर्न करना होता है, पिछली सीखी हुई चीज़ें हैं वो मुश्किल होती हैं, और नई चीज़ों को फिर सीखना, उसके ऊपर से नए स्किल्स बड़े जो हैं वो इन हुए हैं, डिमांड उनकी बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नहीं पैसा कमा सकते थे इन पेंडेमिक के दिनों में, उन्होंने भी नित नए तरीके घर बैठकर या घर से काम करके पैसे कमाने के सीखे। उनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अगर ख़वातीन हमें देख रही हैं या यंग बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो क्या आप बताएंगे कि क्या किया जा सकता है? मैं अभी चंद दिन पहले एक कॉलेज में गया जहाँ पर कुछ क्लासेस, थोड़े से बच्चे मौजूद थे क्योंकि परमिशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रैक्टिकल कॉलेज है तो वहाँ पर उनका इदारा केक मेकिंग और कुकिंग और कह लीजिए बेकिंग की एक्टिविटीज़ कर रहा था। और मुझे जब मैंने बच्चों के इंटरव्यू लेने शुरू किए, बिलखसूस बेटियों के, तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी कि बेशुमार बच्चियाँ अपना फेसबुक पेज, उस पर केक बनाती हैं और उसकी तस्वीर लगाती हैं, ऑर्डर मिलता है, वो केक बेच देती हैं और वो अपने एक दिन की अच्छी अर्निंग कर लेती हैं। कुछ बच्चे मंथ के रेवेन्यू बताने लगे तो वो मंथ के रेवेन्यू बड़े अच्छे थे। आने वाला जो साल और आने वाला वक्त है वो ई कॉमर्स का वक्त है। इस ई कॉमर्स के दौर में आपको डिजिटल स्किल्स को सीखना चाहिए। आपको प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, आपको प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, आपको उसको फोटोशूट करके नरेट कैसे करना है, आप उसके साथ डिस्क्रिप्शन क्या ऐड करनी है, आपको अच्छा पेज कैसे बनाना है, आपको एक ऐप कैसे बनानी है या बनवानी है, आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ बनाने का हुनर है, आप उसको बना के बेच सकते हैं। आप बना नहीं सकते, बेचने का हुनर है, बनी बनाई लेके आप बेच सकते हैं। तो आने वाला सारा ज़माना वो ई कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स और सब डिजिटल शॉप का ज़माना है। इसको हम सबको ज़रूर सीखना चाहिए। जी ठीक है। ये साल तलबा और वालिदैन के लिए भी बहुत ही मुश्किल रहा। इसी वजह से कई वालिदैन ने तो बच्चों की होम स्कूलिंग भी शुरू कर दी है। क्या होम स्कूलिंग तलबा के लिए मौसर हो सकती है? क्या वो माहौल मिल सकता है? होम स्कूलिंग तलबा के लिए मौसर नहीं हो सकती। होम स्कूलिंग के साथ कोचिंग का होना बहुत ज़रूरी है। होम स्कूलिंग स्पोर्टिव हो सकती है। जो मेन टीचिंग और एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्पोर्टिव चीज़ एक नई क्रिएट होगी है और ये आने वाले सालों में रहेगी। आप याद रखिएगा, इदारे खुल जाएंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल सब खुल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास एक नई चीज़ टर्म बच्चों के साथ चल पड़ेगी। ऑनलाइन कोचिंग ये भी टर्म साथ चल पड़ेगी। डिजिटल जो लेक्चर्स नेट पे पढ़े हैं, यूट्यूब पे किसी वेबसाइट पे पढ़े हैं, ये भी साथ टर्म इस्तेमाल होने लग पड़ेगी। आज गूगल मीट और जूम की बात हो रही है, इसके बगैर भी दुनिया आगे नहीं चल सकेगी। सो ऑनलाइन सिर्फ क्लास या होम स्कूलिंग ये काफ़ी नहीं है। इसका रोल स्पोर्टिव रोल है। यानी अगर तरजीहात में बात की तो तरजीह दोयम पे आते हैं, तरजीह अव्वल पे स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो आपके ख्याल में ऐसे कौन से मौके हैं जिन्हें तलबा और कारोबारी अफराद को मिस नहीं करना चाहिए? आप जैसे ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा और कौन सी चीज़ें जिन्हें आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे? देखिए, जो कारोबारी अफराद है उन्हें अपनी डिजिटल शॉप्स की तरफ जाना चाहिए। चंद दिन पहले हफीज सेंटर में आग लग गई, अरबों खरबों का नुकसान हो गया। उन अरबों खरबों के मालिकों ने क्यों नहीं सोचा कि हमारी डिजिटल या ई शॉप्स होती? अगर उनकी ई शॉप्स होती तो इतना माल वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं थी, किसी वेयर हाउस में रख लेते और अपनी ई शॉप्स के ज़रिए भी वो अर्न कर सकते थे। ई शॉप में इतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत नहीं होती। याद रखें, जब दुनिया में इंडस्ट्री आई थी वो इंसान का सब्स्टिट्यूट थी। अब टेक्नोलॉजी और IT के ज़रिए
ज़रिए, बड़े थोड़े से लोगों के ज़रिए आप बहुत सा काम कर सकते हैं। रह गए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट फ्रीलांसिंग की तरफ ज़रूर आएँ। पाकिस्तान ने पिछले चंद माह पहले एक मंथ ऐसा था, जुलाई का मंथ था, जिसमें फ्रीलांसिंग से 160 मिलियन रुपीज़ कमाया। अब 160 मिलियन डॉलर कमाया। 160 मिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी मिकदार है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और हमारी यूथ ये मिल के फैसला कर लें कि चंद सालों में हमने 160 बिलियन तक जाना है, तो ये टारगेट भी अचीवेबल है। और फ्रीलांसिंग में बहुत सी कैपेसिटी अभी मौजूद है, बहुत सी गुंजाइश है। बच्चों को पढ़ने के साथ फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं और वो शिफ्ट करना चाहते हैं, उनको भी ऑनलाइन सीखना चाहिए। तो ऑनलाइन में बड़ी ज़्यादा कैपेसिटी अभी मौजूद है। बिल्कुल ठीक। अक्सर लोग मेरी तरह के अपना टारगेट तो सेट कर लेते हैं शाह साहब, लेकिन रास्ते में हम भटक जाते हैं। जैसे आपने कहा कि 15-20 दिन होते हैं, 15-20 दिनों के अंदर ही वो सारे प्लान दरहम बरहम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो साबित कदम कैसे रहना है? मैंने एक टारगेट सेट कर लिया, साबित कदम कैसे रहूं कि इसको अचीव कर पाऊं? देखें, डिटर्मिनेशन, साबित कदम रहने के लिए 3 चीज़ें। एक तो ख्वाब बड़े वाज़ेह होने चाहिए, उन ख्वाबों को याद रखना चाहिए, उन ख्वाबों को दोहराना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टीन्यूस मोटिवेशन होनी चाहिए। आपको कोई ना कोई ऐसे सोर्स होने चाहिए जो शाबाशी दें, ऐसे सोर्स होने चाहिए जो आपको बकअप करें, ऐसे सोर्स होने चाहिए जो आपको अच्छा कहें। और तीसरी चीज़ कंपनी है। आप ऐसे फ़र्द के साथ ज़रूर रहें, ऐसा शख्स को साथ ज़रूर होना चाहिए जो गिरते को संभाल ले। एक कील होता है, वो पानी में डूब जाता है, वही कील अगर फट्टे में, लकड़ी के फट्टे में लग जाता है, वो डूबता नहीं है अपनी कंपनी की वजह से। आप अगर अपने साथ अच्छी कंपनी, आप अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, तो फिर आप गिरते नहीं हैं, वो आपको संभाल लेते हैं। और इंसान को इंसान के सहारे की ज़रूरत होती है। आप कभी भी इंसानी सहारे से इनकार नहीं कर सकते, इंसान की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। कासिम अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुफीद मशवरे आपने दिए कि हमें नए साल का आगाज़ कैसे करना चाहिए। तो एक दूसरे को संभालने की कोशिश करें, अगर एक गिर रहा है तो दूसरा जो है उसको ज़रूर संभाले, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गोल्स बहुत ही क्लियर हों। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के बहुत से गोल्स होंगे जैसे हम हमेशा से बनाते हैं, लेकिन हम कभी भी अचीव नहीं कर सके हैं। कैसे अचीव करने हैं वो कासिम अली शाह साहब ने हमें बताया। टाइम फॉर ब्रेक, ब्रेक के लिए रुकेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि 2020 ने हमें क्या सिखाया है। 2020 ने हमें एक और सबक भी सिखाया, वो ये कि जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे खुराक है, जान बचाने वाले हमारे मसीहा हैं, पैरामेडिक स्टाफ हो या नर्सिंग हो या मेडिकल डॉक्टर्स हो, इन तमाम शोबों की अहमियत मुसल्लमा है। बिल्कुल ऐसे ये तमाम हम वापस पलटे हैं टूवर्ड्स आर कोर वैल्यूज़। आज भी हमें पता चला है कि किसान की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा, लेकिन बदकिस्मती के साथ रिफ्लेक्ट करता दिखाई नहीं देता हमारे फैसलों में। हुकूमत ने किसानों को एक बड़ा झटका दिया है, उनके मसाइल कम करने के बजाय बढ़ गए हैं। वजारत ख़जाना की तरफ से माली शराकतदारी की माजरत के सबब मुल्क भर में किसानों को DAP खाद की खरीदारी पर फ़ी थैला 1000 रुपये सब्सिडी देने का मंसूबा जो था वो अब ख़त्म हो गया। अच्छा, पहले ही वो इस पे खुश नहीं थे और फिर उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब के किसानों को ही होगा। कुछ अर्सा कबल वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को DAP खाद की बोरी पर 1000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, और मंसूबे के तहत 1000 रुपये की सब्सिडी में 700 रुपये वफाक ने देने थे, जबकि 300 रुपये सूबाई हुकूमतों ने बर्दाश्त करना थे। हाँ, और पंजाब हुकूमत ने वफाक से कम अज़ कम 40 लाख बोरी के लिए सब्सिडी देने की दरख्वास्त की थी। ज़राए के मुताबिक सिंध में हुकूमती सतह पर किसानों को सब्सिडी देने का कोई वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद नहीं, जिसकी वजह से वहाँ के महकमा ज़राअत ने इस स्कीम में दिलचस्पी ही नहीं ली थी। और अब वफाकी वजारत ख़जाना ने भी जो 70% शराकतदारी के तनासुब से अरबों रुपए की सब्सिडी के बोझ से बचने के लिए इस स्कीम को मंजूर ही नहीं किया है। पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। पंजाब के किसानों का क्या होगा, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, फरमाइएगा कि आप ही की पार्टी की वफाकी हुकूमत है, आप ही लोग यहाँ पे पंजाब में हैं। वफाक ने बड़ा ज़ोर शोर के साथ ये ऐलान किया था कि DAP पर सब्सिडी का मंसूबा जो है वो है और उनको इतनी सब्सिडी दी जाएगी, तर्क क्यों किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़रा एंड हमज़ा
गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। बेसिकली सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि इस चीज़ को जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जितने भी इस तरह के मंसूबे आते हैं जिसमें रिबेट होती है पैसों की शक्ल में, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी किसान नहीं रहता। किसान के अलावा वो जो स्टॉक कर लेते हैं या जो बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं या जिनके पास पैसा होता है, किसान ने तो एक बोरी खरीदनी है और वो लगा देनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके अलावा एक पूरी टास्क फोर्स खुद बना रहे हैं, खुद देखेंगे और देख रहे हैं। इसकी पूरी हम एक पॉलिसी लेके आने लगे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वेलफेयर के हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे उनको हम अंडर वन अम्ब्रेला लेके गए एहसास प्रोग्राम के तहत। इसी तरह जो किसान है, किसानों के लिए जो रिफॉर्म्स हैं जो इन शेप ऑफ जो भी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करना चाहती है, वो कैश की बजाय कुछ इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हम बनाना चाह रहे हैं कि जिसका डायरेक्ट और अल्टीमेट बेनिफिशरी हमारा किसान हो। ठीक है। उसमें होता क्या है कि अगर मेरे पास पैसा है और मैं वो जो फी बोरी 1000 रुपये बहुत बड़ी रिबेट है, तो मैं वो सारी स्टॉक कर लूँगी और किसान ने फिर जाके जो आड़ती या जिनको वो अपनी इजनास बेचते हैं उनसे लेनी होती है और उनको फिर वो पूरी कीमत पे उधार की वजह से दे रहे होते हैं। तो इसको दूर की देखते हुए और ऐसी चीज़ हम प्लान करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर खुद फोकस्ड हैं। ही इज़ वेरी मच कंसर्न कि अगर गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दे रही है तो उसका बेनिफिशियरी वही होना चाहिए जिसके लिए वो फैसिलिटी डिजाइन हुई है। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बेनिफिशियरी का किसान होना चाहिए। क्या हम ये समझें कि पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने जो पहले फैसला किया था वो इंतहाई नाकिस पॉलिसी थी, अब उसको रिवाइज किया जा रहा है। आप यहाँ पर 40 लाख बोरी के लिए सब्सिडी देने की दरखास्त दे चुके हुए हैं, तो पहले क्या आपको हुआ, अचानक ये सोच कैसे बदल गई? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, नाकिस पॉलिसी नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा जो एक ब्यूरोक्रेसी वही पॉलिसी डिज़ाइन करके लीडरशिप के आगे रख देती है जो एक कन्वेंशनल तरीके चले आ रहे होते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओपिनियन ली, तो इसमें इसका क्रक्स और इसका रिजल्ट ये है कि किसान इसका बेनिफिशरी नहीं होगा, मिडल मैन इसका बेनिफिशरी होगा, ट्रेडर इसका बेनिफिशरी होगा, या जिसके पास पैसा होगा, या जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जो अब जिम्मेदारी के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन चुके हुए हैं। तो इस वजह से देखें, याद रखें कि कोई भी ऐसा फैसला जो हो गया हो और वो उसको इस वजह से डिले करना कि अल्टीमेट उसका बेनिफिशरी वो हो जिसके लिए हम ये करना चाह रहे हैं, तो ये कोई नामुनासिब बात नहीं है। और किसानों के लिए जो हम प्लान लेके आ रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये जो नया साल है ये किसानों के लिए, मैं तो खुद एक ज़िम्मेदार की किसान की बेटी हूँ और हमारी जो 70% लोगों की बिलोंगिंग है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि इस मुल्क की जो बैकबोन है, जबकि हम अपनी मईशत को भी ठीक करने का सोच रहे हैं, तो हम किसानों को इग्नोर कर दें। किसान इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होंगे। द मोस्ट बेनिफिशरी कम्युनिटी एंड दे डिजर्व, और वो हम कोई उन पे एहसान नहीं करने जा रहे। इंशाल्लाह ताला ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में आऊंगी कि जो किसान फ्रेंडली, जिसमें छोटे जिम्मेदार को डायरेक्ट फायदा पहुंचे। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट के पेश नजर ये बात होगी कि पूरी दुनिया ये प्रिडिक्ट कर रही है कि 2021-2020 में वबा के और अभी मुसलसल चल रही है ये की वजह से खुदा न खास्ता कहत साली का या फिर ये जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं इनकी कमी का साल भी हो सकता है। उससे निपटने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी पैदावार के ऊपर तवज्जो दें। हम इस वक्त शामिल करेंगे अपने साथ प्रोग्राम में सैयद महमूद बुखारी जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, उनसे भी जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम महमूद बुखारी साहब, शुक्रिया आप भी हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। फरमाइएगा, मुशर्रफ जमशेद चीमा साहबा फरमा रही हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तो उसके रिकन्सिडर कर रही है वो जो DAP के ऊपर सब्सिडी देनी थी। आपके ख्याल में टाइमिंग, रबी एंड खरीफ की फसलें हम पढ़ते चले हैं, टाइमिंग कितनी ज़रूरी है कि खाद उस वक्त मिले जब फसल को खाद चाहिए है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, 92 चैनल का शुक्रिया, किसानों के मसाइल को आप उठाती हैं। देखें मैं अपनी जो मुशर्रफ चीमा मेरी बहन है, ये ज़िम्मेदार भी हैं, कह रही थी दुख की बात यह है कि जून के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये सब्सिडी अनाउंस की और उन्होंने ये बात कही कि जो DAP की बोरी है वो 3000 रुपये में मिलेगी। आज 6 माह गुजर गए
खुदा का खौफ करना चाहिए कि मुझे बताएं कि गंदम की फसल भी बिजाई हो चुकी और अब तक ये क्यों फैसला नहीं हो पाया और क्यों वो जो फायदा किसानों को कहा गया देने का वो अब तक, इसमें यही हुकूमत की नाकामी है, यही पॉलिसी की नाकामी है, यही हुकूमत के लिए बड़ी नुकसानदेह आगे हालात आएंगे, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए आएंगे जब आप उसमें खाद ही पूरी नहीं डालोगे। डीएपी वो खाद है जो पैदावारी सलाहियत को बढ़ाती है, जो उस वजन को बढ़ाती है। मैं आम लफ्जों में अगर ये समझाना चाहूँ कि अगर 40 मन एकड़ की पैदावार आती है और मैं डीएपी की 2 बोरियां डाल दूं तो वही पैदावार 60 मन आ सकती है, जबकि मेरे में इतनी सकत नहीं है, किसान के अंदर इतनी है नहीं कि भाई वो 4000 की बोरी लेके और 2 बोरी एक एकड़ के अंदर डलती है वो डाल सके। मुझे बताएं कि ये नहीं पूछना चाहिए इनसे कि 6 माह के अंदर जून में ये फैसला हुआ और बाकी जितने शोबाजात थे उनको वो सब्सिडी मिल गई, कंस्ट्रक्शन वालों को मिल गई, उनका कारोबार चल पड़ा और उसके अलावा जो सनतकार थे उनको जो इन्होंने मराद देनी थी वो हो गई। एक बेचारा किसान ही रह गया जिसने इस पॉइंट पे इसी पॉइंट को पूछ लेते हैं, इसी पॉइंट को हम पूछ लेते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपने सुना उन्होंने कहा कि जब आपने सब्सिडी देनी थी सनतकारों को या बहुत सारे लोगों को तो आपने तो ऑर्डिनेंस के जरिए से भी उस वक्त दे दी थी वफाकी हुकूमत में, तो जब किसान के मुफाद की बात आती है तो वहाँ पर ऐलान पहले हो जाता है और बाद में सोचो विचार की जाती है, क्यों? फरा मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं, बुखारी साहब मेरे भाई हैं। देखिए मैं अर्ज़ करूं कि अब मैं आपको मुद्दा आपके सामने रखती हूं। पाकिस्तान में आपको पता है 22 करोड़ का मुल्क है। हमारा शुरू से ये स्टांस रहा है कि टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, सब्सिडी ऑन ऑल इस तरह की चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सिडी डिज़र्व करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। तो जब आप टोटल पॉपुलेशन पे कोई भी सब्सिडी डिवाइड करते हो तो जो जिसको फ़ायदा पहुँचना चाहिए उसको उतना फ़ायदा नहीं पहुँचता, जिसको बिल्कुल ही जो डिज़र्व नहीं करता वो ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी होकर बैठ जाता है। हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम इसमें जो दरकार है डेटा पे। आप याद रखें कि जब तक आपके पास एक्चुअल डिजर्विंग लोगों का डेटा नहीं होगा, और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये हम पहले बात करना नहीं चाहते थे, जब काम हो जाता तो बताते। अभी लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी और चीमा साहब की मीटिंग हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की बात की, क्योंकि जमशेद साहब का भी चूंकि हमारा बिजनेस भी इसी से रिलेटेड है और हमारा खुद भी काम भी जिम्मेदारी से रिलेटेड है। फिर चीमा साहब चूंकि एक्सपर्ट भी हैं एग्रीकल्चर के, सबसे पहले उन्होंने जो बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो टास्क फोर्स के ऊपर खुद काम कर रहे हैं, उसको वो खुद हेड करेंगे। दूसरी जो उन्होंने बात की कि वो बेसिकली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है डिजर्विंग लोगों का, मसलन आप एहसास प्रोग्राम की मैं एग्जांपल इसलिए दूंगी कि वहां पे आपके ब्यूरोक्रेट्स के स्टाफ, उनकी वाइफ्स और पता नहीं ऐसे ऐसे लोग थे जिनको कहते हुए भी हमें शर्म आता, और हमने वो लिस्टें आपको पता डिस्क्लोज की थी। इसी तरह हम किसानों के लिए कंप्रीहेंसिव प्लान लेके आना चाहते हैं जिसमें हम बुखारी साहब जैसे जो तजर्बाकार हमारे भाई हैं उनकी भी इनपुट, उसके अलावा किसानों की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बुखारी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, हर किसान इंतजार कर रहा है। आखिरी फिक्रा उनको हम ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद महमूद बुखारी साहब का भी बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा ही अहम मसला है और इस मसले को हम अपने प्रोग्राम में हमेशा उठाते हैं और मजीद भी उठाते रहेंगे और देखेंगे कि वो नया प्लान क्या होगा। जो इस सब्सिडी का, सिक्योरिटी बहुत अहम मामला है इस साल का और आइंदा आने वाले दिनों का। 2020 ने हमें अगर एक सबक सिखाया है तो वो ये भी है कि खुद एनएसआरई और फूड सिक्योरिटी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें बहुत हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। We will keep raising this issue. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब हम बाकी सूबों की बात कर रहे होते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जहाँ से हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो शायद पाकिस्तान में हो नहीं रही होती, या फिर फलाही रियासत की तरफ शायद एक और कदम होता है, और हम हमेशा इसको भी हाईलाइट करते हैं। आज भी ऐसी एक चीज़ को हाईलाइट करेंगे। इससे कि पिछले दिनों बहुत शदीद सर्दी की एक लहर आई है। हमने देखा कि तमाम जो शुमाली हमारे इलाका जाते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके हैं, उन्होंने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हमें यह भी मालूम है कि ख़तरे गुर्बत से बहुत नीचे लोग वहाँ पर रहते हैं जिनके लिए ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती
आती है, तो इसी को डील करने के लिए वहाँ पर वेदर इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई, जिसके तहत सूबा भर की ज़िला इंतज़ामिया को मौसमी सूरत हाल से मुतासरा अफराद के लिए आर्जी पनाहगाहें कायम करने का इख्तियार दिया गया है। और महकमा रिलीफ के जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आर्जी पनाहगाहों को गर्म रखने और खाने पीने की अशिया की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और पनाह गज़ीनों को 3 वक्त का खाना भी फराहम किया जाएगा। बारिशों और बर्फबारी के बायस खस्ता हाल जो मकानात हैं वहाँ पर जो अफराद मुकीम होंगे, पनाहगाहों में फौरी उनकी मुंतकली भी यकीनी बनाई जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी इस चीज़ की, जो कि हुकूमत ने देखा और फिर हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिर से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कामरान बंगिर साहब, फरमाइएगा सर्दी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? दूसरा, इन मुश्किलात को पहले प्रीएम्प्ट किया गया था कि इस दफ़ा मौसम जो है उसकी शिद्दत ज़्यादा रहेगी, सर्दी जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो उसके लिए पहले से ही किया गया था। अब जब बर्फबारी हो गई है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, तो सोचा जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग टू यू और ऑल द व्यूअर्स। ये देखें जो अभी सर्दी की लहर आई है, बड़ा एक्सट्रीम वेदर इधर खैबर पख्तूनख्वा में, स्पेशली जैसे आपने कहा शुमाली इलाका जात और हज़ारा डिवीज़न में हमारा इंतहाई ज़्यादा सर्दी हो रही है। इसके लिए पहले से हमने प्रीएम्प्ट किया हुआ था, रिलीफ डिपार्टमेंट और PDA मैंने पहले से इंटीमेट किया हुआ था, लेकिन जब कोई कॉज आती है तो उसके फिर इफेक्ट में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, उससे पहले हम नहीं कर सकते। हमने पहले से ये प्रीएम्प्ट किया हुआ था कि अपने डिप्टी कमिश्नर्स को, हमारी जो फील्ड स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेज हैं, उनको हमने तैयार रखा हुआ था कि वो जगहों का तयन करें। वो जो एरियाज़ हैं जिसमें ऑब्वियसली आपने देखा कि कोविड की लहर भी है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ पे अपनी तैयारी की हुई थी। अभी ये जो एक्सट्रीम वेदर इमरजेंसी है ये डिक्लेयर हो गई है, DCs के पास मुकम्मल इख्तियारात आ गए, वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। ये स्पेशली वो तबका जो जैसे आपने कहा खत गुर्बत या पावर्टी लेवल में सबसे नीचे है, वो ऑब्वियसली हमारे KP गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है कि इन लोगों को उठाना है। हमने उनके लिए ये बंदोबस्त किया हुआ है। कल जो हमारे काबीना का 48 इजलास था, उसमें भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्पेशली जो लेबर तबका है या जो होमलेस लोग हैं उनके लिए एक तो एक्सट्रीम वेदर इमरजेंसी आ गई है, एक जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स में वो जो लेबर तबका है या जो गरीब तबका है उनके लिए जो रोडों पर बैठे होते हैं मजदूरी के लिए या उनके लिए या जिनके अपने घर नहीं होते, तो उनके लिए भी वज़ीर आला साहब ने खुसूसी हिदायत जारी की है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि वो इसके लिए एज सुन एज पॉसिबल जो शेड्स हैं, स्पेशली जो लेबर तबका है, जो रोड के ऊपर लोग उनको पिक करते हैं, लेबर जो अपने कामों के लिए उनको ले जाते हैं, तो इस हवाले से भी कल यही डिसीजन हुआ है। तो ये दो चीज़ें जो है, एक तो एक्सट्रीम वेदर एरियाज़ हैं और एक सेटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें इन लोगों के लिए जो है ये तैयारी की गई है। बिल्कुल ठीक है बंगे साहब, DC जो होंगे वो तो इस पर देख रहे होंगे, इंतज़ामिया देख रही होगी, क्या कोई पोर्टल बनाया गया है कि आवाम उस पर रब्ता कर सके, आवाम बता सकें कि हम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? और ये एमरजेंसी के नफाज के बाद सयाहों के लिए भी कोई गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं? बिल्कुल, सयाहों के लिए तो ऑलरेडी स्नो क्लियरेंस जो है वो हो रही है। आपके पास अगर फुटेजेस हैं या फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, हमारे जो थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का अच्छा है वहाँ पे इंतहाई रश है। इस दफ़ा पहली दफ़ा हो रहा है कि सर्दी में इतनी ज़्यादा जो है टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं जो स्नोफॉल एरियाज़ हैं, तो उनके लिए भी हमारी टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है बड़ा इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। इसके साथ साथ जो आपने बात की है कि DCs के पास जो इख्तियारात हैं वो उनको मुकम्मल तौर पर कह दिया गया है कि वो किसी भी किस्म की उनको अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, उनको फंड्स भी ट्रांसफ़र कर दिए गए और जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो भी रिलैक्स कर दिए गए हैं कि अगर उनको इमरजेंसी में कोई ज़रूरत होती है तो वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मामले खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिर साहब हमारे साथ थे। हमजा, आप इन इलाकों की तरफ जाए ना, वैसे तो यहाँ मैं लाहौर में भी देख रही होती हूँ, मेरा बड़ा दिल दुख रहा होता है कि मोटरसाइकिल पर बाज़ औक़ात लोग होते हैं, उन्होंने जैकेट्स वो नहीं पहनी होती, एक चादर जो है वो ऊपर से ओढ़ लेते हैं और इतनी तेज़ हवा में, अब यहाँ पे भी टेम्परेचर अगर 4 डिग्रीज है तो वहाँ पे तो बहुत नीचे आप जाएं तो बच्चों के पास जूते नहीं होते, जैकेट्स नहीं होते, बुजुर्ग जो हैं उनके पास भी गर्म कपड़े नहीं होते। सो यकीनी तौर पर इन तमाम इक़दाम का लेना बहुत ज़रूरी है कि वो मौसम की शिद्दत का सामना कर सकें। इसीलिए बार बार हम जैसी सर्दी शुरू हुई थी, मैंने और फरा ने दीवार मेहरबानी का जिक्र किया था कि वो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था और इस वक्त उस आइडिया को फिर से सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ऐसे रखते हैं ना संभाल कर, और वो कई साल तक हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते हैं कपड़े, तो उन कपड़ों को जो है आप ऐसे लोगों को देंगे जिनको ज़रूरत है और इस सर्दी में ठिठर रहे। इस टाइम पे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो सोचें क्या ऐसी चीज़ है जो आप किसी की हेल्प के लिए दे सकते हैं। और हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात आज करेंगे कि हमने क्या पाया क्या खोया 2020 में। तो कराची की सबसे पहले बात करेंगे कि कराची को आखिर क्या मिला 2020 में। वही वादे मिले, वही दावे मिले, या हकीकी तौर पर कुछ मिला? वो मुहावरा है ना, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। तो वो कराची शहर जो है वो उसकी मिसदाक है। सिर्फ मिनी पाकिस्तान ही नहीं है ये शहर, बल्कि पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ भी है। मगर इस बड़े शहर के मसाइल भी बड़े हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही शहरियों को उम्मीद हो चली थी कि उनके शहर के हालात बदल जाएंगे। अब 2020 भी रुखसत होने वाला है, मगर कराची आज भी बेशुमार मसाइल का शिकार नजर आता है, जिनको हल करने के लिए वसाइल मौजूद है और ना ही इदारों में की दिलचस्पी। और कराची में इस बरस तूफानी बारिशों की वजह से शहरियों का बेपनाह जानी और माली नुकसान भी हुआ, जिसके बाद वजीर आजम ने आफत ज़दा शहर कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया था, मगर आज तक मंसूबों पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और कराची के मसाइल का अहाता करने की कोशिश करें तो इसमें साफ पीने के पानी की फराहमी, खस्ता हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूटी फूटी सड़कें, बिजली और गैस की कमी, बरसाती नालों की सफाई ना होना, निकासी आब और शहर का बेहंगम फैलाव सरे फहरिस्त नजर आते हैं। और शहर कराची का सबसे बुनियादी मसला ये है कि इस शहर की आबादी आखिर कितनी है। हम यही तयन नहीं कर पा रहे कि इसकी आबादी कितनी है। हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी ने भी मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। वक्त का तकाजा है कि शहर जो कराची में मनसूबाबंदी के तहत बुनियादी ढांचे और इंतजामी मामलात में बेहतरी लाई जाए। और ये वादे किए गए थे जब 2020 का आगाज़ हुआ था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कल पढ़ रही थी हमजा कि 2.5 मिलियन जो हैं वो नाडरा ने शनाख्ती कार्ड का इजरा किया है कराची शहर के लिए। तो यही मुतालबा था और यही वो कह रहे हैं कि जो आबादी जो सेंसस है वो तो ये नहीं कह रही कि इतनी आबादी है, तो फिर अगर नाडरा इतने शनाख्ती कार्ड जारी कर रहा है तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा सरबराह पाक सरजमीन पार्टी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, फरमाइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में 12 साल से इक़्तिदार के मसले लूट रही है। सूबे के वसाइल 18वीं तरमीम के बाद अब उनके कंट्रोल में है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है कराची के मसाइल के हल के लिए इकदाम नहीं कर रही है? और क्या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे या ये कराची की जो बदहाली है इसके कसूरवार जिम्मेदार कुछ और भी लोग हैं? डायरेक्ट तो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं करती कराची के साथ कि कराची से तासुब करते हैं। बिल्कुल खुली बात है। पीपल्स पार्टी का जो शहरियों के साथ सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो रवैया रहा है, अब से नहीं, भुट्टो साहब के ज़माने से, कि उन्होंने पहले कोटा सिस्टम नाफिज किया, फिर तमाम जो इदारे थे वो उसको नेशनलाइज कर दिए, उर्दू बोलने वालों की प्रॉपर्टीज़, तमाम मिलें, तमाम चीज़ें नेशनलाइज कर दी। ये वाली जो उनकी गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, इन्होंने कोटा सिस्टम को जो है वो ख़त्म नहीं किया, बल्कि इस कोटा सिस्टम पे भी इनका दिल नहीं भरता। तो ये कोटा जो कराची का, सिंध का कोटा है, शहरों का कोटा है, उस पर भी ये जायज़ डोमिसाइल भर के जो है नौकरियाँ नहीं देते किसी और को। इन्होंने 12 साल में बस नहीं दी है, कोई निज़ाम नहीं दिया। लेकिन इसके साथ साथ कराची ने 30 सालों से एक MQM को अपना मैंडेट दे के अपने हुकूक का चौकीदार बनाया था, रखवाला बनाया था। मज़े की बात है कि वो चौकीदार भी चोरों के साथ मिलकर उसने जो है वो लूटा है घर का दरवाज़ा खोलकर। अगर किसी घर का दरवाज़ा चौकीदार पीछे से खोल दे, चोरों के साथ मिल जाए, तो उस घर को लूटने से कौन बचा सकता है? तो MQM भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है ना। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो ये उम्मीद चली थी कि शायद ये हमें बचाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि MQM ने से इलाज करवाया हमने तो हमारा मर्ज बिगड़ गया। पीपल्स पार्टी हमारा इलाज करती नहीं है। PTI से इलाज करा के तो हमें वेंटिलेटर लगे कराची वालों को। अब यहाँ से पता नहीं आगे का कहाँ सफ़र है। तो हर तरफ तबाही बर्बादी है और अनफॉर्चुनेट है बड़ा कराची के साथ, मुल्क के साथ। बिल्कुल ठीक है मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत लोग स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उसके मसाइल हल करने के लिए कोई सामने नहीं आता। क्या 2020 की हम बात कर रहे हैं, कराची वालों ने कुछ पाया है या 2020 में भी कुछ मजीद चीजें खो दी हैं कराची वालों ने? सब कुछ खोया है कराची वालों ने, कुछ भी नहीं पाया कराची वालों ने। और कराची वालों ने नहीं खोया, पाकिस्तान ने खोया है। आप कराची पाकिस्तान को इस कंडीशन में भी 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। सूबा सिंध का ये दारुल खिलाफा है, ये 90% सूबा सिंध की रेवेन्यू को कमा कर देता है। तो कराची खो रहा है तो कराची अकेले नहीं खो रहा, कराची पूरा पाकिस्तान खो रहा है। और अगर हुक्मरानों का के तासुब का यही हाल रहा और वफाकी हुकूमत ये कहती रही और पाकिस्तान के इदारे
ये कहते रहे कि जो वो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला के पास हैं, भले वो नीचे किसी को इख्तियारात वसाइल दे ना दे। देखिए 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात वसाइल जो वज़ीर आला के पास आए, ये सूबाई खुद मुख्तारी के तहत ये नीचे जाने चाहिए थे, डिस्ट्रिक्ट्स में जाने चाहिए थे, शहरों में जाने चाहिए थे, ताल्लुके में जाने चाहिए थे, यूनियन काउंसिल में जाने चाहिए थे। वज़ीर आला उसको पार्क करके अपने ऑफिस में बैठ गया। NFC अवार्ड आता है, वो PFC अवार्ड नीचे नहीं देता, वो पैसे अपने पार्क करके लेकर बैठ गया। तो ये दो चीजें जो है वो जो टिकल डाउन नहीं हो रही। रियासत का काम है, रियासत के तमाम ऑर्गन्स का काम है कि ये कोई यहाँ पर कोई बादशाहत नहीं है कि कोई वजीर आला अपनी हठधर्मी की वजह से जमहूरियत के नाम पर पूरे मुल्क को तबाह करे, पूरे मुल्क की इकोनॉमिक रेवेन्यू इंजन को खराब करे। तो मैं समझता हूँ कि जो है फुट इन करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी वफाकी हुकूमत, हमारा वजीर आजम जो है 2.5 सालों में बात ही नहीं करता वजीर आला से। वो कराची जब भी आए एक आध दफा के अलावा उन्होंने वजीर आला से बात नहीं की। तो इस कंडीशन में तो वजीर आला को सिंध को और अच्छा मौका मिला हुआ है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। MQM है तो वो पार्टनर्स इन क्राइम है, तो शहर का बुरा हाल है। अनफॉर्चुनेटली ये जो करंट क़यादत है इससे तो लोगों को उम्मीद नहीं है। ठीक है, लेकिन पिछले दिनों ये बात भी सामने आ रही थी कि वफाकी हुकूमत ने सूबों को जो फंड्स मिलते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी का भी कुछ सोचा, और सिंध ही वो जगह थी जहाँ पे उन्हें अहमद का या फिर इस मामले में रेजिस्टेंस का खदशा था। वफाकी हुकूमत ने भी तो कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इससे पहले भी एक पैकेज जो है उसका ऐलान हो चुका था। आपके ख्याल में इन वफाकी हुकूमत के जो ये ऐलान करदा पैकेजेस है, इन पे कोई पेशरफ्त हो रही है? क्या इनके जरिए कराची की बेहतरी के कोई आसार नजर आ रहे हैं? ये उम्मीद है आपको? कराची को भीख नहीं, कराची को उसका हक चाहिए। कराची को इमदाद नहीं चाहिए, कराची को उसका हक चाहिए। कौन सा पैकेज, कैसा पैकेज? कराची पूरे पाकिस्तान को पैकेज देता है, आप हमें क्या पैकेज देंगे? और पैकेज भी वो भी सिर्फ कागजों पे, जिसका कोई सर पैर नहीं है। 1100 अरब अगले दिन वजीर खजाना ने मीटिंग करके कह दिया कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है। अनाउंसमेंट ठीक है लेकिन पैसे नहीं है। कोई मुतबादिल पैसों के जमा करने का मुतबादिल जरिया ढूंढे, हो गई बात खत्म। और भाई पैकेजेस जो है वो, जब आप कोई भी वजीर आजम कोई बादशाह नहीं है कि वो अनाउंस करे, उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए PC1 बनानी पड़ती है, उसको डिस्ट्रिक्ट कमेटी DDWP करनी पड़ती है, फिर PDWP करनी पड़ती है, फिर CDWP करनी पड़ती है, फिर एक्निक्स अप्रूवल होती है। क्या ये अप्रूवल्स हो गई है प्रोजेक्ट की? किसको पता क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या? ये सब ऐसे लोग हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता कि कैसे काम होना है, क्या होना है, क्या प्रोसीजर है। बस बातों का टूर्नामेंट है। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं, अगले दिन उससे बिल्कुल अलग बात करते हैं। कराची को उसका हक चाहिए, कराची को पैकेज नहीं चाहिए। पैकेज अपने पास रखें, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। कराची को आप 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है, उस सूबाई खुद मुख्तारी को वजीर आला हाउस से निकालकर आप सूबे के डिस्ट्रिक्ट को पहुंचाइए, ये काम करें। कराची को आप जो सूबा सिंध को NFC अवार्ड में पैसे देते हैं, उस पर जोर डालें कि आप PFC अवार्ड ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा करें। ये दो काम, फिर कराची की गिनती पूरी करें। कराची को आप गिन लेंगे, यहाँ की सीटें उस हिसाब से देंगे, यहाँ के पानी के पैसे, यहाँ के दवाओं के पैसे, यहाँ पर हेल्थ, यहाँ पर एजुकेशन के पैसे, हमारा मसला हल हो जाएगा। हम वो हैं, हमें पैकेज देना ऐसे ही मजाक है कि किसी मजदूर की पूरे महीने भर की आप सैलरी छीन लो और फिर इमदादी पैकेज लाकर उसको 2 बिरयानी की थैली दो कि लो अपना पेट भर लो और तस्वीर भी खिंचवाओ साहब। आप भाई मेरी जो मजदूरी है ना कराची की, आप उसमें से मेरा हिस्सा मुझे हक दें और बाकी हम पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो कराची को पैकेज नहीं चाहिए, कराची को इसका हक चाहिए। लेकिन करे कौन, बोले कौन? यहाँ पर MQM 35 सालों से है, PTI अभी 2.5 सालों से है। ये दोनों जो है उस वक्त इख्तिदार में बैठे हैं वफाकी हुकूमत में। इनको ये काम करना चाहिए। इनको ये काम करने के बजाय इन्होंने तो जो एक मुतनाज़ा, एक इल्लीगल, एक जाली जो मर्दमशुमारी, इन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया है। तो इनसे क्या उम्मीद रखें? इन्होंने उसको जो है वो लीगल मोहर लगा दी है उसके ऊपर, जिससे बड़ा जुल्म कराची के साथ, मुल्क के साथ कुछ और हो नहीं सकता। और हम इस वाली बात पे PSP हर हाल में इसको हम अपोज करेंगे, चाहे सड़कों पर आना हो, कोर्ट में जाना हो, कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। हमारी नस्लों का मसला है ये। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुस्तफ़ा कमाल साहब, MQM ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आके इंदिया दे दिया या धमकी कहने दे दी कि हम अलहदा हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये पहले जैसा मामला ही होगा, एक वजारत बढ़ जाएगी, खामोशी हो जाएगी? क्या MQM हकीकी तौर पर मर्दमशुमारी के मसले पर कराची की आवाज़ बनेगी? मैं इनसे
इस वाले मामले में ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये इतने गिर जाएंगे एमकेएम वाले, ये इतने लो हो जाएंगे, ये इतने कैरेक्टरलेस होंगे। आज की इस कमज़ोर तरीन पीटीआई की हुकूमत, जो कि एक सीट अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको कोई छोड़े, इनके पास 7 सीटें हैं, 2 कैबिनेट मेंबर इनके, अगर ये सिर्फ अपनी सीरियसनेस शो करते कि ये हुकूमत से अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे, तो पीटीआई में मजाल नहीं थी उस हुकूमत में, कैबिनेट में, कि वो ये इसको पास करते। और इनको पता, इन्होंने खुद कैंपेन चलाई है, पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन, इसी 70 लाख लोगों के कम होने पर इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई है। ये जो बात कर रहे हैं कि हमने एतराज़ी नोट लिख दिया है, ये हम 30 सालों से ये सियासत देख रहे हैं, पाट रहे हैं कुछ गवर्नमेंट्स का, ये एतराज़ी नोट सिर्फ ड्रामेबाजी के अलावा, नज़रबंदी के अलावा कुछ भी और नहीं है कि अपनी फेस सेविंग के लिए बाहर आकर बोले। भाई एतराज़ी नोट नहीं, आप आज हुकूमत छोड़ें, पीटीआई आप घुटनों पे आ जाएगी अपने, और ये बात मानेगी। और अगर ये अच्छा ये कई नहीं करेंगे, मुझे पता है ये नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ये सब लोग हुकूमतों के बगैर एक दिन भी जेल से बाहर नहीं रह सकते। इनका मेयर करप्शन करके घूम रहा है, सिर्फ इसलिए बाहर है, जेल में नहीं है, नैब इसको नहीं पकड़ ली कि वो इमरान खान का की कोalition पार्टनर का आदमी है, इसलिए पकड़ा नहीं जा रहा। और इसी तरह से लाइन लगी हुई है इनके, और सारे रहनुमाओं के ऊपर केसेस हैं। तो इनको पता है कि ये हुकूमत के बगैर 1 घंटे भी जेल से बाहर नहीं रह सकते, इसलिए कभी भी ये उसूलों के ऊपर खड़े नहीं होंगे। ये मैं कराची के लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा चौकीदार चोरों से मिला हुआ है, बदकिरदार है। बदकिरदार इंसान को, बदकिरदार लोगों को तुम जब तक ये चौकीदारी दोगे, वो तुम्हें बेचेंगे, तुम्हारी नस्लों को बेचेंगे। और बेच दिए उन्होंने फिर एक दफा फिर, और ये जो इस दफा बेचा है, अगर खुदा न खास्ता ये कामयाब हो गए तो हमारी नस्लें जो है वो 70 नस्लों को यहां कराची में फायदा नहीं होगा, वो परेशान जो है वो रहेंगी, और पाकिस्तान को नुकसान होगा। बहुत संजीदा ये एतराज़ात हैं जो कि आपने उठाए हैं इस वक्त, और इंतहाई खौफनाक और संजीदा हैं। आप समझते हैं कि एमक्यूएम जो है वो ये इसके इन तमाम बातों के बावजूद जो है, जैसे आपने खुद कहा कि वो नहीं करेंगे कुछ भी फैसला, तो फिर कराची का क्या, आपने क्या सोचा है? आपका भी तो यही मुतालबा है ज़मीन में कि आप का तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्या आप उम्मीद करते हैं, कैसे बेहतरी आ सकती है? हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लेटर लिख रहे हैं कि आप इस पर सोमोटो एक्शन लें, नंबर 1, इसलिए कि वो खुद अदालत में कह चुके हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन आसिफ जरदारी कह चुके हैं वेल ही वाज प्रेसिडेंट कि कराची की आबादी 3 करोड़ है। एक तो हम ये करने जा रहे हैं, दूसरे हम स्ट्रीट पर जाने का प्लान, बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने 2-4-6 दिनों में, तो हम सड़कों पर आएंगे, हम हर वो काम करेंगे जो जमहूरी है, जो कानूनी है, जो आईनी है, जो हर हाल में हमें इस वाली बात को रोकना है। देखिए पाकिस्तान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ रहा था अर्बनाइजेशन की वजह से, कि आबादियां जो पहले 20% आबादी शहरों में रहती थी, 80% आबादी गोठों में रहती थी, गोठों का और देहातों का मतलब है कि वहां जागीरदार का होल्ड था, वहां वडेरे का होल्ड था, वहां सरदारों का, खानों का, चौधरियों का होल्ड था। उनके क्लचेस से लोग निकलकर शहरों में शिफ्ट हो गए। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में एक साइलेंट रिवोल्यूशन आ रहा है कि अब उन लोगों को जो शहरों में शिफ्ट हो गए, अब उनकी बैच चोरी की FIR नहीं कर सकती, अब उनको आप जो है गलत तरीके से नहीं दबा सकते। अगर आप उनको वहीं पर काउंट कर लें तो आपको उनकी काउंटिंग के हिसाब से नई एलोकेशन ऑफ सीट्स करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान में अब जो सूबों में हुकूमत बनेगी वो अर्बन बेस हुकूमत बनेगी, वो रूरल बेस हुकूमत नहीं बनेगी, और उसके ऊपर किसी जागीरदार का टैका नहीं होगा, किसी जागीरदार का वडेरे का जुल्म नहीं होगा। अब वो लोग आजाद हुए 70 सालों में पहली दफा। इस अपॉर्चुनिटी सिल्वर लाइनिंग, तो पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ गया है। इस इनकलाब को अगर आप लीगलाइज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान हमेशा इन चंद खानदानों के तसल्लुत में रहेगा और पाकिस्तान का कोई भला नहीं कर सकता। इसको अगर आप जाली तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर ये मुल्क अल्लाह खाकम बदन, इस मुल्क के हालात फिर अच्छे नहीं है, हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है फिर। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, 2020 पर हमने बात की, आप भी बहुत मायूस रहे, हम भी बहुत मायूस हैं कि कराची को उसका हक नहीं मिला। 2021 में प्रायोरिटीज़ बता दें, गवर्नमेंट्स की क्या होनी चाहिए, एमक्यूएम की क्या होनी चाहिए, क्या वो बुनियादी मसले हैं जो हम उम्मीद करें और 2021 में कम से कम ये तो हल हो जाने चाहिए, किसी चीज़ की उम्मीद रखें? देखिए, आप उम्मीद उससे रखते हैं कि जिसके आप कुछ रंग ढंग देख लें। पहले मैं इन लोगों को जिनका अब मुझे 2.5 सालों में सब कुछ पता चल गया है, मुझे इनसे मैं बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि इनसे उम्मीद लगाऊं। मुझे उम्मीद जो है वो अल्लाह ताला से है कि वो कोई मदद भेजेगा, नंबर 1 कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन वो मदद कब भेजता है रब? कि जब लोग कोशिश करते हैं, जब लोग खड़े होते हैं। अब यहाँ पर मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ, उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा और अपने हिस्से की जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जब अल्लाह की मदद आएगी। अगर लोग उठेंगे नहीं, मैं कराची वालों
को आवाज़ देता हूँ, कराची से कश्मीर तक, कि क्या बुरे हालात हैं सिंध के अंदर, क्या बुरे हालात हैं बलूचिस्तान के अंदर और जगहों पे, पंजाब के रूरल एरियाज में। सब लोगों को उठना पड़ेगा, अपने हिस्से की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं हथियार उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, उठने से मुराद मेरी है कि भाई सही की तबलीग करो और बुराई से रोको। सबको पता है कि सही कौन है, सबको पता है बुराई को। ये जो खामोश मेजॉरिटी है ना, ये है सबसे बड़ी जालिम। खामोश लोग जुल्म करने वालों के साथी हैं। ये पाकिस्तान की खामोश लोगों को उठना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। माजरत के साथ मुस्तफा कमाल साहब, आपने भी तो एक मिसाली मेयर रहे हैं, आपने भी तो इसी सारी सिस्टम में इतना डिलीवर किया, काम किया। तो जैसे आपने काम किया था, आप नहीं समझते कि उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं? जैसे आप अब जो बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट नौयत की, और हम चाहेंगे कि इसके बारे में MQM के भी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी उसके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, क्योंकि आपने बड़े संजीदा एतराज़ात और इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं। तो आप नहीं समझते कि कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जो इस सिस्टम में रहकर भी बेहतरी की जा सकती है? देखिए, उसके लिए किरदार की ज़रूरत है। माजरत के साथ अगर आप मुझसे मुझे एक्सक्यूज़ करें, आपने चूंकि पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए किरदार की ज़रूरत होती है। जहाँ तक बात रही MQM की, तो ये एतराज़ात मैं पहली दफ़ा कभी नहीं आएंगे जवाब देने के लिए, मैं आपको लिख के दे दूँ। आ जाए तो मुझे भी बुला लीजिएगा। उनको पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और उनको पता है कि मैं भी कुछ भी नहीं बोल रहा। अभी तो ये 0.1% बातें हैं, अभी तो 0.1% बातें हैं, अभी तो 99% बातें तो हुई नहीं है। तो उनको पता है कभी नहीं आए। और ये मैं पहली दफ़ा ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अरसा दराज से सारी बातें कर रहा हूं। तो किरदार की जरूरत है, अच्छे किरदार वाले लोगों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े संजीदा एतराज़ात मेयर कराची वसीम अख्तर पर लगाए गए हैं, MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर लगाए हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने हमारा प्लेटफॉर्म जिस तरह से फराह ने कहा कि हाजिर है, हम उनसे बात भी करेंगे कि वो अगर इस पे, इन एतराज़ात पे, इन इल्ज़ामात पर जवाब देना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। इन चीज़ों का जवाब आना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कराची शहर की बदहाली जो है वो तमाम पाकिस्तान की दुखती रग है। ये सिर्फ कराची के रहने वालों का मसला नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही चाहता है कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध, कराची, KPK, हमारा गिलगित बल्तिस्तान, हमारे तमाम इलाके खुशहाल हो और वहाँ पे ज़िंदगी की और दुनिया की तमाम सहूलियात जो हैं वो अवेलेबल हों। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं फरा, एक और स्टोरी है जो आपको सुन के अच्छी लगेगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तान अब दुनिया भर में अरबों डॉलर की हलाल फूड मार्केट पर छा जाने के लिए पर तोलने लगा है। DG हलाल फूड अथॉरिटी अख्तर भुगियो ने कहा है कि बस 6 माह के बाद इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाली हर चीज़ हलाल सर्टिफाइड होगी। ये जो हलाल टैगिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर जाएं तो जितने मुसलमान हैं वो तमाम ये हलाल टैग देखते हैं, और फिर या QR कोड जो होता है उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। और तो और जो ज्यूज़ हैं वो भी कोशर फूड के लिए हलाल टैगिंग, तो हलाल तो नहीं, उनका कोशर का अपना टैग है, लेकिन वो इसको देख के इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारिफीन तमाम मालूमात जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर QR कोड से हासिल कर सकेंगे। DG हलाल फूड अथॉरिटी अख्तर भोगियो ने कहा है कि हलाल फूड की मार्केट $3 खरब से ज़ायद की है पूरी दुनिया में। सर्टिफाइड हलाल फूड दुनिया के हर मुल्क में मुकीम मुसलमानों की डिमांड है, और बतौर मुस्लिम मुल्क दुनिया भर में पाकिस्तान की मजबूत साख है। अच्छी साख के साथ पाकिस्तान बड़ी मार्केट पर छा सकता है। हलाल सर्टिफिकेशन के तहत फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक समेत तमाम दरामदी अशिया की मॉनिटरिंग का मंसूबा भी बनाया गया है, और सारिफीन अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर QR कोड के जरिए जान सकेंगे कि प्रोडक्ट कब और कहाँ बनी, सर्टिफाइड हलाल है भी या नहीं है। आप खुद भी बाहर जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं जब आपने खाना कुछ ढूंढना होता है और आपको नहीं मिल रहा होता, और फिर आप कैसे वहाँ पर गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हमजा, हम लिपस्टिक्स लेने लगे, ख़वातीन का तो बहुत बड़ा मसला है ना, तो उसमें हमें नहीं समझ आ रही होती कि उसके अंदर हलाल एलिमेंट्स हैं या खुदा न खास्ता कुछ ऐसी चीज़ है जो कि नहीं है, जो कि फॉरबिडन है हमारे मज़हब में। गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से DG हलाल फूड अथॉरिटी अख्तर भोगियो से। भोगियो साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान हलाल फूड की मार्केट में एंटर होने जा रहा है। पहले भी हमारे यहाँ हमारे तो ये हलाल ही चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करने के ऊपर जोर दिया जाता है। अब आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बाकायदा हलाल मार्केट को टारगेट करेगा? ये हलाल टैगिंग जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये मौका दिया पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी को
कि हम आपको और पाकिस्तान के अवाम को ये बता सकें कि हम इस वक्त कहाँ हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान जो है वो वैसे ही हमारी रिकग्निशन ही इस तरह की है कि हम एक हलाल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, लेकिन सिर्फ कहने से और किसी के समझने से नहीं होता। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी रिकग्निशन और कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को ये अश्योरेंस देना कि ये प्रोडक्ट वाकई ही हलाल है। और जब आप ट्रेड की और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हलाल ही नहीं होता, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उसके अंदर आ जाती है। सो ये सर्टिफिकेशन का एक जो पूरा अमल है ये इस चीज़ को अश्योर करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में भी बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक है और इसकी हलाल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक। अख्तर साहब ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान कितना ज़र मुबादला कमा सकता है इस टैगिंग के बाद? ये कब तक जो है हम ये अच्छी खबर जो है शेयर कर रहे होंगे कि ये हो चुका है, अब हम जो प्लानिंग के मरहले के अंदर हैं या इसको लॉन्चिंग के मरहले के अंदर हैं, ये चीज़ हो चुकी है? ज़र मुबादला हम कितना कमा सकेंगे? पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा इससे? देखें, जो जनरल एस्टिमेशन है वो तो 3 ट्रिलियन से ऊपर है, लेकिन डिपेंड करता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ और पॉलिसीज़ के ऊपर। सो पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी का एक्ट जो था ये तो 2016 में बन गया था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उसने इसको प्रायोरिटी पे लिया है और आई एम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट। और हम इस वक्त इस फेज़ में हैं, हमारे रूल्स भी बन रहे हैं और इंशाल्लाह आई थिंक 6 महीने भी बहुत हैं कि हम जो टारगेट्स हासिल करना चाह रहे हैं उसमें हम आ जाएंगे और पाकिस्तान की अपनी एक रिकग्निशन होगी इसके अंदर। अच्छा। इसके अंदर बहुत सारे मामला आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शलिटी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएं। बिल्कुल सही, लेकिन ये इसमें अभी भी हमें देर हो चुकी है, क्योंकि अगर ये 3 ट्रिलियन की, जैसे आप कह रहे हैं, मार्केट है तो इट्स अ ह्यूज मार्केट। दुनिया ऑलरेडी उस मार्केट को एक्सप्लोर भी कर रही है। और तो और मैं पढ़ रही थी कि इंडिया, जहाँ पर कि गाय को ज़िबा करना जो है वो एक जुर्म है, उन्होंने अपना लेजिस्लेशन कर ली है, वो एक्सपोर्ट करने वाला बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। सो ये हाल है कि जो ममालिक मजहबी तौर पे इन चीज़ों को नहीं भी इंडोर्स करते, वो भी उस दौड़ में हैं। तो आपके ख्याल में अभी भी हम 6 महीने का अगर टाइम है तो एक्सपीडाइट मजीद नहीं किया जा सकता? जल्द अज जल्द इस काम को मुमकिन बनाने में कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब इसमें जब यहाँ तक हम इंडिया का सवाल लेते हैं तो आप एक चीज़ देखें कि मज़हब एक अलग चीज़ होती है और बिजनेस और कंट्री की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग होती हैं। Exactly. अब इंडिया एक तरफ तो इसी चीज़ के ऊपर आता है कि गाय, और उसके ऊपर काफ़ी सारे मसले मसाइल भी उनके होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका काओ मीट है वो पूरी दूसरी जगहों पर वो इंडिया ही एक्सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे लिए एक ओपन एरिया है जिसमें हम जा सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जितनी हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अब मैं सऊदी अरब की मिसाल दूंगा जहां पे हर साल ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बानी की जाती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहां पे 60 to 70% जो जानवर आते हैं वो सारे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से होके आते हैं वहां पे, जबकि पाकिस्तान के वो करीब है लेकिन हम उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे। और कैप्चर करने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ वैल्यू एडिशन, क्योंकि लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उन इंटरनेशनल मेयार के ऊपर आना और जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना, जिस दिन हम ये करेंगे उसी दिन हमारे प्रोडक्ट्स की वहाँ पे एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा, ऐसी कौन सी हलाल प्रोडक्ट्स हैं, जो आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कि जिनको स्टडी किया गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा स्कोप मौजूद है, सबसे ज़्यादा डिमांड मौजूद है, पाकिस्तानी लोग जो ये काम करना चाहते हैं उनको किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कारोबारी अफराद को? देखिए, मार्केट तो पूरी हमारे पास वेरी ओपन है। उसके अंदर आप इस तरह देख लें कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, और आप, मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि आप अगर अपना वीट और राइस ले लें तो या शुगर ले लें तो हम इसी तरह से इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं एज अ वीट, एज राइस। इसके इतने सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, नूडल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि बेशुमार हज़ारों इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर ये सब हम बजाय इसके कि हम एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हों, इसके अगर हम बाय प्रोडक्ट्स बना लें तो आपकी एक्सपोर्ट्स और आपका ज़र मुबादला इंतहाई ऊपर जाएगा।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डीजी हिलाल फूड अथॉरिटी हमारे से बात कर रहे थे अख्तर ए भोगियो, जिन्होंने हमें अपडेट किया हिलाल टैगिंग के बारे में। हमजा, मैं चूँकि इंटरेस्ट रखती हूँ इन तमाम मामला से, तो आपको मालूम है कि हमारी जो गोश्त एंड डेयरी के प्रोडक्ट्स उन पर इतराज़ क्या आता है कि हम टीका लगाते हैं, गोश्त बढ़ाने वाला हम टीका लगाते हैं, दूध की पैदावार बढ़ाने वाला हम बहुत सारे ऐसी स्प्रे यूज़ करते हैं जो कि फिर इंटरनेशनली उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता। हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और उसकी जो मुज़र सेहत होना जो है वो खुराक जो दी जाती है उस वजह से बहुत ज़्यादा मसला है। खासतौर पे हम अपना देख लें कि चिकन के मामले के अंदर पाकिस्तान में क्या हालात हैं, तो वो बहुत बड़ा मसला है कि हमारी प्रोडक्ट हलाल टैगिंग तो हो गई, लेकिन क्या प्रोडक्ट इस काबिल भी है कि वो एक्सपोर्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, बाहर के मयार के मुताबिक है या नहीं है, तो इस चीज़ को भी देखना बहुत। वहाँ पर तो अगर आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर और वो चीज़ उसके अंदर नहीं है, या आपने लिखा हुआ है और वो नहीं लिखा हुआ और वो चीज़ उसके अंदर है, तो इसके ऊपर आपके ऊपर इतनी ज़्यादा केसेस बन जाते हैं कि उनको भुगतना ही मुमकिन नहीं रहता। सो ये एक सेंसिटिव और अहम मामला है। हमें तिजारत में और अपनी तमाम लेन देन में ईमानदारी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको भी लाना होगा हिलाल के साथ। सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, अपनी मार्केट के अंदर भी अपने लोगों को भी कोई खालिस चीज़ें खिला लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और एक अच्छा लगता है हमें जब पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग जो है एक्सेल करते हैं। पाकिस्तानी निज़ात भी हों, लेकिन हम उसे अपने लिए एक फ़ख्र का बाइस और ज़रिया समझते हैं। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ है कि पाकिस्तानी निज़ात बरतानवी सियासतदान वाजिद खान हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन तैनात हो गए हैं और मलिका बरतानिया ने उनकी तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। वाजिद खान लंकाशायर के इलाके बर्नले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स तैनात हुए हैं और वाजिद खान बतौर रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट भी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं और उन्हें अपोजिशन के सबसे कम उम्र लॉर्ड होने का एजाज़ भी हासिल हुआ है। वाजिद खान का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला गुजरात की तहसील खारियां से है। वो बरतानिया के शहर बर्नले में मुतवसत तबके के पाकिस्तानी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद एक टैक्सी ड्राइवर थे। सक्सेस स्टोरी। और जो बहुत सारे पाकिस्तानियों की वहाँ पर है ना, कि उनकी सेकंड जनरेशन जो है एक्सेल की है। अच्छा, वहाँ पर क्यों है, यहाँ पर नहीं होती फरा? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। सिस्टम सपोर्ट करता है वहाँ मेहनत करने को। वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर के बेटे को आगे आने में कोई ये नहीं कहता इसका बाप टैक्सी चलाता था। अच्छा, ये तो ये वही है ना, इनके बाप की कल टैक्सी थी। दे टेक प्राइड इन इट कि हमारी मिडिल क्लास, हमारे वो लोग जो कि हम में से हैं वो आगे आते हैं। और वाजिद खान सियासत में आने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर में सीनियर लेक्चरर थे और लीडरशिप का कोर्स पढ़ाते थे और अब लीडर बन चुके हैं। 2017 में वाजिद खान लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुंतखब हुए, जहां वो 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। कश्मीरियों की मौसर आवाज़ बनने पर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा कायदे आज़म से भी नवाजा जा चुका है। हाँ, कश्मीर की बड़ी आवाज़ वहाँ पर उठाते रहे हैं, उसके लिए ये वहाँ की खबरों में भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और कश्मीरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनको। हाँ, इसलिए हम प्राइड भी लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमजा पेंटागन में जब हम देखें या जब हम देखें अब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक भारतीय निज़ात, तो वो फिर इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी या इंडियन या साउथ एशियन, वो इफ़ेक्ट करते हैं फैसलों साजी के ऊपर, जो है असरात उनके मुरतब होते हैं। सो इस वक्त गुफ्तगू करेंगे मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स पाकिस्तानी निज़ात बरतानवी सियासतदान वाजिद खान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपोजिशन मेंबर्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 9 उम्र तरीन मेंबर हैं। कम उम्री में ये एजाज़ आपने हासिल किया, कैसे हासिल किया, क्या स्ट्रगल था, क्या सियासी सफ़र था, क्या मुश्किलात थी जिनका सामना किया? देखिए, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपॉइंट होना, ये सबसे पहले तो पार्टी लीडरशिप का क़यादत है। जो हमारे लीडर से केस टामर ये नाम आगे भेजते हैं। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट्स कमीशन जिसको कहते हैं होलाक, ये वेटिंग करती हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि जो नॉमिनीज़ हैं वो इनकी जो रेपुटेशन जो मीडिया में कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है, तो वो बहुत ही रिगरस मजबूत प्रोसेस है, तो उसमें लोगों ने पास होना पड़ता है। फिर पीएम की एडवाइस पर क्वीन को आगे जाता है, फिर ये अनाउंस करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर अपॉइंटमेंट्स। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त नवाजी है। तो इससे पहले मैं जैसे MEP था यूरोपियन पार्लियामेंट में और 15 साल से मैं काउंसलर रह चुका हूँ, तो ये बहुत ही लंबा सफ़र है, काफ़ी स्ट्रगल होती है।
लेकिन माशाल्लाह काफ़ी भाइयों बहनों ने दोस्तों ने शुरू से मेरे साथ बहुत ही ताउन किया है और मुझे हमेशा इंकरेज किया है। तो अल्लाह की करम नवाजी से मैं आज इस मुकाम पर आज पहुंचा हूँ। ठीक है लॉर्ड वाजिद साहब, बरतानिया में पाकिस्तानी नयाद हम सियासतदानों की बात कर रहे थे कि काफ़ी कामयाबियां वहाँ पर ये समेटते हैं, जैसे हमने सईदा वारसी के बारे में देखा और लंदन के मेयर सादिक खान के हवाले से भी हमने देखा। पाकिस्तानियों की बरतानिया की सियासत में कामयाबी का राज क्या है, कैसे ये आगे आ जाते हैं? देखिए यहाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में माशाल्लाह कामयाब हो चुके हैं। जैसे पॉलिटिक्स में सादिक खान मेयर हैं, मुख्तलिफ जो MPs हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी निज़ात में हैं, और इस ऐसे ही जो मीडिया में और सिविल सर्विस में और बिज़नेस कम्युनिटी हमारी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है पाकिस्तान ब्रिटिश पाकिस्तानियों से। और ये एक बहुत ही बड़ा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक इन्होंने नाम कमाया है। बिलखसूस सियासत में हम देखें लोकल काउंसलर्स भी हैं, मेयर्स भी हैं, और फिर MPs और माशाल्लाह हाउस ऑफ लॉज में भी है ब्रिटिश पाकिस्तानी मेंबर्स हैं। तो मेरा ख्याल है सियासत का एक शुरू से ही लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। अब जो पाकिस्तान पॉलिटिक्स को समझते हैं वो काफ़ी जज्बे के साथ इन्वॉल्व अपने आप को करते हैं। ये चैट शोज़, जो टॉक शोज़ पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर हैं और पॉपुलर हैं। यहाँ UK जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी इसी जो जज्बे के साथ यहाँ UK में हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल सही। यही कहा कि आपने कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर हमेशा आवाज़ उठाई है। अब जब आपको बरतानिया में बातचीत करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, आपके ख्याल से बरतानिया कश्मीर के मामले पर क्या किरदार अदा कर सकता है और आपकी आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है, और आप इस मामले को अब कैसे लेके चलेंगे? मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट में काफ़ी काम किया है कश्मीर के ऊपर। मैंने शुरू से जो एक ह्यूमन राइट्स मेरा एक मौक़िफ़ था, मैं लिबरल पार्टी का स्पोक्समैन था यूरोपियन पार्लियामेंट में, और जब भी मुझे मौका मिला मैंने कश्मीर का इशू को मैंने हमेशा उजागर किया है। मैंने काम किया इस एरिया के ऊपर। मैंने एक हीरिंग मंजूर कराई थी जो 12 साल बाद इस तरह की हीरिंग थी। उसके अलावा मैंने PM मोदी को मैंने लेटर लिखा था जो पैलेट गन के इस्तेमाल के ऊपर, जो बच्चों के ऊपर बिलखसूस, और ये लेटर 50 MEPs जो तारीख थी उन लोगों ने साइन किया है मुख्तलिफ पार्टी से, तो मुख्तलिफ ममालिकों से। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर था कि मुझे फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सितारा का आज़म से नवाजा है, बिलखसूस मेरे जो काम ह्यूमन राइट्स और कश्मीर के ऊपर। कश्मीर इशू को इंशाल्लाह जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल में, हमेशा कश्मीरियों के लिए, मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ये काम ज़रूर करूँगा। ओवरऑल इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है जो लेजिस्लेशन को बनाना, उसको स्क्रूटनाइज करना। तो मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये इशूज़ जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज और जो वर्कर्स राइट्स बिलखसूस इन एरियाज़ में मैं इंशाल्लाह काफ़ी मेहनत करूँगा और बुलंद आवाज़ उठाऊँगा। बिल्कुल। दुनिया के अंदरूनी मामलात पे भी कुछ बात करते हैं। तो ब्रेग्जिट और कोरोना वायरस की तबाहकारियों ने बरतानिया पर तो बहुत गहरे असरात मुरतब किए। ऐसे में बतौर ऑपोजिशन मेंबर आप अपनी बरतानवी हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि मसाइल का हल क्या है, पॉलिसीज़ में क्या तब्दीली आनी चाहिए? ब्रेक्सिट का बहुत बड़ा इशू था और जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है ये भी काफ़ी इसने नुकसान पहुँचाया चाहे ग्लोबल कम्युनिटी को और बिलखसूस UK इकॉनमी को और हमारी कम्युनिटीज़ को। तो अभी ब्रेक्सिट का मसला अभी हल हो चुका है और ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि EU और UK ने अपने दोनों पार्टीज़ ने अपने दरमियान ये डील मुकम्मल कर दिया है। ये EU के लिए भी अच्छा होगा और UK के लिए भी अच्छा होगा। मैं पर्सनली एज ए MEP समझता था कि हमारा जो EU से जो इलादा होना बहुत ही नुकसानदेह है, लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में ये कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन अच्छी बात है कि EU और UK के दरमियान एक डील हो चुका है। ये कोरोना वायरस ने बहुत नुकसान पहुंचाया है कम्युनिटीज़ को, लोगों के लिए जॉब्स का इशू है, बिजनेस को भी बहुत नुकसान है। तो आने वाले वक्त में ये जो कानून है, पॉलिसीज़, लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग जिनको नुकसान हुआ है इनके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज होनी चाहिए, बिजनेस के लिए एक सपोर्ट होना चाहिए, जो इकॉनमी को वापस वो कहते हैं बुलंद कराना है, उसको वापस अच्छा मुकाम पर हमने पहुंचाना है। और हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं जब हम हमारी पॉलिसीज़, हमारी जो लेजिस्लेशन, हमारी सपोर्ट पैकेजेस गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टिव हों। ये जो तारीखी नुकसान हुआ है सिर्फ UK में नहीं पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल लॉसेस हुई हैं, तो इसको लेकर आगे जाना है कि ये जो
कम्युनिटीज़ को दोबारा फिर एक कनेक्ट करना है। जॉब्स के हवाले से हमें चाहिए कि जो वेल्थ क्रिएशन साउथ से लेकर नॉर्थ तक ये बराबरी का इन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो प्रॉफिट्स और फ़ायदा मिलते हैं यूके लंदन में, ये सिर्फ लंदन में नहीं होने चाहिए, यूके बाहर होने चाहिए, स्कॉटलैंड में भी और नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में भी ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और फाइनेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। लॉर्ड वाजिद खान बात कर रहे थे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आपको बहुत मुबारक भी हो और आप हमारा फ़ख्र हैं, और ये वो सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि आप मेहनत करें तो अल्लाह आपको मकाम देता है। बिल्कुल, लेकिन गैर मुल्की तारकीन वतन जो ये सोचते हैं ना कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका नहीं बाकी तमाम ममालिक भी, और उसके लिए गैर कानूनी ज़रा इख्तियार करते हैं, वो सही नहीं है। आप अब बाकी दुनिया जो है बहुत बदल चुकी है। और कल मैं पढ़ी थी हमजा सोशल मीडिया पे एक स्टोरी कि जर्मनी से डिपोर्ट होने वाले कुछ पाकिस्तानी नौजवान जो बॉस्निया में एक इतनी सख्त सर्दी में एक इंतहाई बुरी ज़िंदगी जो है, क्योंकि वहाँ पे कैंप्स में उन्हें रखा गया। सो ये बहुत मसाइल हैं, ज़रूर मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन अपनी मेहनत और कोशिश से हम अपने मुल्क में भी अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएंगे बलूचिस्तान में आबाद अक़वाम और उनके सकाफती खाने, जायके और इनफरादियत में जो है ना अपनी मिसाल आप हैं। जाते जाते हमने खाने की बात ज़रूर करनी। हाँ, और अपने नुमाइंदे से हम आपको बताएंगे कि ये मखसूस खाना जो है जिसे आश कहते हैं, ये क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो इस वक्त किफ़ायत मौजूद हैं। किफ़ायत हमें दिखा देंगे कि ये आज क्या है, तो किफ़ायत हमें बताइए कैसी डिश है ये, कब बनाई जाती है, कितनी पसंद की जाती है? जी बिल्कुल, आज जिस ट्रेडिशनल डिश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आश कहा जाता है। स्पेशली कोयटा में जो हज़ारा कम्युनिटी के अफराद हैं ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इनकी ख़ास तौर पर सर्दियों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है। इसके बनाने का जो तरीका है वो ये है कि इसमें जो है वो आटे को बॉयल कर लिया जाता है, पानी में, गर्म पानी में इसको जब बॉयल कर लिया जाता है तो इसके छोटे छोटे पीसेस जो है वो काट लिए जाते हैं। उसके बाद जो है वो इसे चने में जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो पकाया जाता है। इसके बाद जब इसे सर्व किया जाता है तो तैयार कीमा जो है, खाने वाला जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं कीमा, उसके साथ जो है वो इसे पकाया थोड़ी देर के लिए जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो इसमें खुरुद जो है वो डाला जाता है। खुरुद बेसिकली जो है वो लस्सी की एक फॉर्म है कि जिसे खुश्क कर लिया जाता है। जब लस्सी को जब हम खुश्क कर लेते हैं तो वो खुरुद की शक्ल जो है वो तैयार कर ली जाती है। उसका फिर जो है वो थोड़ा सा पेस्ट जो है वो इसमें डाला जाता है। स्पेशली अगर हम कोयटा की जो हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो बहुत शौक से खाती है और सर्दियों में जो है ये उनकी ठीक है। किफ़ायत, बहुत शुक्रिया आपका। बस हम यही कह सकते हैं कि काश हम आश खा सकते हैं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।